हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। अपनी जो फर्स्ट बुक है वो हमने कंप्लीट कर दी है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की सेकंड बुक, यानी कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास जो है आज की इस वीडियो से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा यात्रियों के नज़रिए से और चैप्टर नंबर 5 है ये। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि भारत में जो बाहर से यात्री आए थे भारत में यात्रा करने, उन्होंने भारत में जो देखा, ठीक है, जो भी भारत के बारे में समझा, उसके बारे में जो उन्होंने यात्रा वृतांत लिखा, उसको हम यहाँ पे समझेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। और ये जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, इसकी पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप टेलीग्राम में जाइए, वहां पे जाके क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करोगे तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे जाके ज्वाइन करना है और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन होना चाहते हो तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी इसको सर्च कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप इंस्टाग्राम पे मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हैं। कुछ भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक जो है वो है यात्रियों के बारे में। तो देखिए, इस चैप्टर में मेन 3 यात्री हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो है हमारा इब्न बतूता, उसको पढ़ेंगे। फिर है उसमें अल बरूनी और फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये जो यात्री थे ये भारत कब आए और भारत के बारे में इन्होंने क्या लिखा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ले चल के डायरेक्ट बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ इनके बारे में। ये जो चैप्टर है ना, ये यात्रियों के नजरिए पर है। यात्रियों के नजरिए का मतलब क्या है, देखिए, भारत देश में विदेशी यात्री आए, कोई फ्रांस से आया, तो कोई मोरक्को की तरफ से आया, कोई उज्बेकिस्तान से आ रहा है, तो कोई कहीं से आ रहा है। अलग अलग देशों से भारत में यात्री जो थे वो यात्रा करने के लिए आए या किसी अन्य कार्य से आए। उन्होंने भारत में कुछ दिन तक, भारत में कुछ वर्षों तक रहे, ठीक है, और भारत को देखा, भारत को समझा, भारत की जो व्यवस्था है, ठीक है, भारत के जो रीति रिवाज हैं, भारत का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको देखा समझा और अपने नजरिए के हिसाब से भारत के बारे में जो भी उन्होंने लिखा, ठीक है, वो उनका यात्रा वृतांत कहलाता है। तो इन्होंने अपने यात्रा वृतांत में भारत के बारे में लिखा और इतिहासकारों ने इन्हीं यात्रा वृतांतों का इस्तेमाल करके भारत के जो इतिहास है उसको पुनर्निर्मित किया है। ठीक है, तो यही इस चैप्टर के ऊपर है पूरा, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए जो लोग थे वो यात्रा क्यों करते थे। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि लोग यात्रा करते क्यों थे, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से लोगों को यात्रा करनी पड़ती थी। तो इसके कई सारे कारण है, ठीक है, जैसे कि देखिए, लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, यानी उन रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, कार्य के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग जो थे वो प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, मान लीजिए किसी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वो उससे बचाव के लिए अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश की यात्रा कर सकता है या फिर वहां पे बस सकता है, वहां पे रह सकता है, ठीक है, ये चीजें होती थी। कुछ लोग व्यापार के लिए, क्योंकि जो व्यापारी लोग होते थे वो क्या करते थे, विभिन्न देशों में यात्राएं करते थे, अपनी चीजों को बेचते थे, उनकी चीजों को खरीदते थे, ठीक है। तो व्यापार के लिए भी क्या होता था, यात्राएं की जाती थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सैनिक के रूप में यात्रा करी, कुछ पुरोहित और तीर्थयात्रियों के रूप में भी यात्रा करते थे। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने यात्रा करी, ठीक है। जैसे मान लो कोई सैनिक है, उसको अपने राजा के आदेश पे किसी दूसरे देश में जाना पड़ता है तो वो यहाँ की यात्रा हो जाएगी। कुछ पुरोहित लोग होते थे, कुछ तीर्थयात्री होते थे जो एक देश से दूसरे देश में जाते थे, तो इस तरीके से ये यात्रा करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो नई चीजों को के बारे में जानना चाहते थे, उन्हें नई चीजों की तलाश थी, साहस की भावना से प्रेरित होकर भी उन्होंने यात्राएं करी। क्योंकि जिस समय की ये बात है ना, उस समय में यात्रा करना इतना आसान नहीं था आज की तरह। जैसे आज के समय में यात्रा के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, उस समय इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी लोग अलग अलग कारणों से यात्राएं करते थे। तो यार, लोग यात्रा क्यों करते थे, तो ये इतने सारे कारण हैं, आप इसके कोई भी कारण को बता सकते हो। अगला, अब देखते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं, विस्तार से जानेंगे। बिल्कुल देखिए, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10वीं से 17वीं सदी में, ठीक है, 10वीं से 17वीं सदी में यात्री जो थे उनके नजरिए से भारतीय इतिहास को जानने के
बहुत से वृतांत मिलते हैं, क्योंकि इस काल में क्या हुआ, 10वीं से 17वीं सदी के बीच में बहुत सारे यात्री जो थे वो भारत में आए थे, उन्होंने भारत को देखा था और अपने नजरिए से भारत के बारे में लिखा था। ठीक है, तो उनके यात्रा वृतांत जो हैं वो हमको मिलते हैं। इससे भारतीय समाज को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज को जिस प्रकार से देखा उस प्रकार से भारतीय समाज के बारे में लिखा। तो इससे हमें क्या है, उस समय में भारत का समाज कैसा रहा होगा उसकी जानकारी मिल जाती है। इन यात्रियों के अपने नजरिए थे। देखिए, सबकी अपना एक सोचने का तरीका होता है, सबकी एक विचारधारा होती है। ठीक है, सबकी अपनी सोच होती है, तो सबका अपना नजरिया होता था, जिससे उन्होंने भारतीय समाज की व्याख्या करी। यानी सभी जो यात्री थे अपने एक नजरिए के साथ आते थे, भारत को लेके उनके मन में कुछ विचार रहे होंगे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग वो भारत के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो इसको हम पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं है यात्रियों ने जो लिखा होगा भारत के बारे में वो सब कुछ बिल्कुल सच होगा। ठीक है, हो सकता है कि उसमें कुछ उन्होंने काल्पनिक चीजें लिख दी हो या अपने विचार जबरदस्ती उसमें लाद दिए हों। तो हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि जो उन्होंने जो भी लिखा वो सब कुछ सत्य ही था। फिर भी उस समय की जो परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी हमको कहीं ना कहीं इनके वृत्तांतों से मिल जाती है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, यात्री जब थे, जब भी वो कहीं नई जगह पे जाते थे, मान लो, अब देखो, आप भारत में रहते हो, मान लीजिए आप पूरी जिंदगी भारत रहते हो, तो आपने भारत को देखा है, भारत को समझा है, लेकिन आप भारत से अमेरिका में आपको जाने का मौका मिलता है। तो अमेरिका के मन में आप अमेरिका को लेकर आपके मन में कई प्रकार के विचार होंगे। ठीक है, वो आपको वहां पे जाके देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके मन में ऐसा हो कि अमेरिका ऐसा होगा वैसा होगा, वहां पे जाके देखो तो आपको बिल्कुल अलग ही लगे। तो ऐसा हो सकता है ना। तो इसी तरीके से ये जो यात्री थे, ये भारत को लेकर इनके मन में कुछ विचार रहे होंगे। तो जब ये यात्रा करके भारत में आए तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, जैसे कि उन्होंने देखा भारत का जो भौतिक परिवेश है वो बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि ये मोरक्को में रहता था, कोई फ्रांस में रहता था। ठीक है, कोई उज्बेकिस्तान में रहता था, तो वहां का जो भौतिक परिवेश था वो बिल्कुल अलग था। भारत में आके जब उन्होंने देखा तो उनको भौतिक परिवेश अलग दिखाई दिया, भूदृश्य अलग दिखाई दिए, क्योंकि भारत जो है नदियों का देश है, भारत में नदियां भी है, भारत में पहाड़ी एरिया भी हैं, भारत में उबड़ खाबड़ पहाड़ी पठारी क्षेत्र भी है, तो भारत में समतल वाले क्षेत्र भी है। नॉर्थ और साउथ में जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा भारत। तो भूदृश्य यहाँ का देख के वो अचंभित हुए थे। लोगों की, उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों की प्रथाओं को देखा, क्योंकि देखिए, भारतीय जो समाज है वो बहुत विविधता से भरा हुआ है। तो लोगों की जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलती है। भारत में भाषा में भिन्नता थी। अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको वहां पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, इस तरीके की भाषा दिखेगी। नॉर्थ इंडिया में आओगे तो आपको हिंदी, मैथिली, पूर्वी, ठीक है, अलग अलग तरीके की बोली देखने को मिलती है। तो लोगों की जो आस्था है उसमें भी भिन्नता थी, लोग अलग अलग तरीके से अपने धार्मिक विचारों को अपनाते थे। पूजा पाठ का तरीका अलग था, लोगों की धार्मिक मान्यताएं अलग थी, लोगों के व्यवहार में भिन्नता थी। ये सारी चीजें उनको यहाँ पे देखने को मिली। यात्री जो थे इन भिन्नताओं के बारे में अपने वृतांत में लिख लेते थे। तो यात्रियों ने जो भारत में देखा, भारत का भौतिक परिवेश, भारत का भूदृश्य, यहाँ के लोगों की भाषा, उनकी प्रथाएं, उनकी आस्था में जो भिन्नता होती है, उनके व्यवहार, इन सब चीजों को उन्होंने नोटिस किया, देखा, समझा, और उसके बारे में इन्होंने अपने वृतांत में लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अल बरूनी की। देखिए, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है किताबुल हिंद वाला। तो अल बरूनी को समझते हैं। अल बरूनी जो है भारत में आया था और उसने भारत के बारे में लिखा था। ठीक है, विस्तार से लिखा था। तो अल बरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था, भारत की तरफ। और इसका जन्म देखें तो इसका जन्म हुआ था आधुनिक उज्बेकिस्तान, यानी आज का जो उज्बेकिस्तान है वहां पे एक ख्वारिज्म नाम की जगह थी, वहां पे इसका जन्म हुआ था सन 973 में। याद रखना है, 973 में इसका जन्म हुआ था। इसकी शिक्षा की बात करें तो ख्वारिज्म जो था उस समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होता था, और इसका जन्म भी ख्वारिज्म में हुआ था। तो उस समय की सबसे जो अच्छी शिक्षा थी वो इसने प्राप्त करी थी। ठीक है, बहुत ही एजुकेटेड था। अब इसकी भाषा की बात करें तो अल बरूनी जो था वो बहुत सारी भाषाओं को जानता था। ये सीरियाई लैंग्वेज जानता था, हिब्रू भी जानता था, फारसी और संस्कृत को भी जानता था। इसने यूनानी भाषाओं, ठीक है, ये यूनानी भाषाओं को तो नहीं समझता था, लेकिन इसने प्लेटो और जो अन्य जो यूनानी थे उनके बारे में अनुवाद के माध्यम से इसने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये अन्य आएगा। ठीक है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। अब देखिए, जो अल बिरूनी है ये बहुत सारी भाषाओं को जानता है, ये सीरियाई लैंग्वेज जानता है, हिब्रू जानता है, फारसी जानता है, संस्कृत जानता है, लेकिन ये यूनानी भाषा को नहीं जानता। लेकिन इसने जो यूनानी जो विचारक है, जैसे प्लेटो हो गया,
इसके बारे में उसने पढ़ा हुआ था। कैसे पढ़ा था? उसने अरबी अनुवादों में, यानी अरबी लैंग्वेज जानता था, ये अरबी अनुवादों में उनके बारे में ये पहले से ही जान चुका था, पढ़ चुका था। सन 1017 में ख्वारिज्म पे क्या होता है? अटैक हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। तो ये आक्रमण जो है सुल्तान महमूद ने किया होता है। सुल्तान महमूद क्या करता है? ख्वारिज्म पे आक्रमण करता है और यहाँ के जो कवि लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनको अपने साथ अपनी राजधानी गजनी में ले आता है। ठीक है। और उसने उसके साथ ही अलबरूनी भी आया था, यानी अलबरूनी को भी वो ले आया था। अलबरूनी भी विद्वान व्यक्ति था और ये उसको अपने साथ ले आया था। ठीक है। अलबरूनी इसके साथ बंधक के रूप में आया था, याद रखना है, एक तरह से उसको किडनैप करके लाया था। ठीक है। अलबरूनी जो था वो बंधक के रूप में आया था, लेकिन धीरे धीरे उसको गजनी जो है वो पसंद आने लगा। गजनी शहर में रहा तो उसको वो पसंद आने लगा था। गजनी आकर ही अलबरूनी की भारत के प्रति जो उसका इंटरेस्ट था, उसकी जो रुचि थी वो बढ़ गई थी और वो भारत में आया था। ठीक है। उसके बाद भारत में आया और अलबरूनी ने यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे, जो पुरोहित थे, जो विद्वान थे, उनके साथ बहुत साल बिताए। संस्कृत, धर्म और दर्शन का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी किताबुल हिंद। तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अलबरूनी के बारे में, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो इसकी किताब से आता है। अलबरूनी की जो कृति है, इसकी जो रचना है, उसको किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है। अलबरूनी ने जो किताब लिखी थी, जो यात्रा वृतांत लिखा था, वो किस नाम से लिखा था? किताब उल हिंद के नाम से लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है। इसकी भाषा जो थी वो सरल थी, सिंपल थी और बिल्कुल स्पष्ट थी। इस विस्तृत ग्रंथ में, ठीक है, इसका जो ग्रंथ था, ये जो किताबुल हिंद, बहुत ही विस्तृत था। इसमें उसने धर्म के बारे में, दर्शन यानी फिलोसफी के बारे में, त्योहारों के बारे में, भारत के जो त्योहार थे, खगोल विज्ञान के बारे में, जो यहाँ के रीति रिवाज प्रथाएं थी उसके बारे में, यहाँ पे जो भार तौल की जो सिस्टम था उसके बारे में, यहाँ की मूर्ति कला, कानून, इसके बारे में इसने लिखा और बहुत डिटेल में लिखा। 80 चैप्टर में विभाजित है इसकी ये बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 80 चैप्टर, यानी कि कितना बड़ा ग्रंथ है इसका ये। अलबरूनी की जो लेखन शैली थी, उसका जो लिखने का स्टाइल था, वो आपको समझना है। देखिए इसका लिखने का स्टाइल जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अलबरूनी क्या करता था? अपनी किताब में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग करता था, यानी डिफरेंट तरीके से लिखता था। इसमें शुरू में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, यानी स्टार्टिंग में क्या करते थे, ये क्वेश्चन पूछते थे। यानी इसकी किताब में सबसे पहले एक प्रश्न होता था। ठीक है। एक क्वेश्चन होता था, उसके बाद उस क्वेश्चन का बड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता था, यानी बहुत ही विस्तृत वर्णन होता था। और अंत में उसका दूसरी जो संस्कृति होती थी उसके साथ उसकी तुलना की जाती थी, यानी जो भारत के बारे में लिखा है उसका वो दूसरी संस्कृतियों से तुलना कर देता है कि भारत में तो ऐसा होता है लेकिन बाकी देशों में ऐसा होता है, इस तरीके से तुलना कर देता है वो। तो ये इसका लिखने का स्टाइल था। ठीक है। क्या स्टाइल था? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता था, उस क्वेश्चन के बाद उसका डिटेल में आंसर होता था, एक्सप्लेनेशन होता था, और एंड में क्या करता था, वो अलग संस्कृतियों से तुलना कर देता था। सिंपल है। आगे देखो, अल बिरूनी की समझ और बाधाएं। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी, देखिए आपकी बुक में कैसे दे रखा है, अल बिरूनी दे रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, फिर इब्न बतूता आ गया, फिर इब्न बतूता के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, फिर फ्रांसुआ बर्नियर आ गया, फिर आगे पीछे टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है। लेकिन मैंने इस नोट्स में सारे टॉपिक एक साथ रखे हैं। अगर मैं तुम्हें अल बिरूनी पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं एंड तक अल बिरूनी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं अल बिरूनी ही पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक एक जगह पे अरेंज कर दिए मैंने। ठीक है। इससे आपको आसानी होगी समझने में। आगे देखो, अब अल बिरूनी भारत में आया था, भारत में रहा, भारत को देखा, भारत को समझा, तो उसको भारत को समझने में कुछ बाधाएं भी आई थी, यानी कि भारत की समझ में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, इसको देखते हैं। देखिए, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा उसकी तुलना वो क्या करते थे, उन्होंने उन प्रथाओं से किया जिससे वो परिचित थे। जैसे कि एग्जाम्पल, अल बिरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से आया था, तो भारत में उसने जो भी देखा, तो भारत की जो प्रथाएं थी उसकी उसने उसकी तुलना किससे कर दी, जिसके बारे में वो पहले से जानता था, यानी उसने उज्बेकिस्तान से जोड़ के बता दिया। तो इस तरीके से वो करता था। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। एग्जाम्पल के लिए अलबिरूनी की बात करें तो अलबिरूनी ने क्या करा, अलबिरूनी ने बहुत सारे अवरोध की चर्चा करी। अवरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। ठीक है। या फिर इसको हम कह देंगे बाधाएं।
ठीक है, या फिर हम इसको कह देंगे समस्याएं, मुसीबतें। यानी अल बुरूनी ने जब भारत को समझने का प्रयास किया तो उसके रास्ते में बहुत सारे व्यवधान आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, समस्या आ रही थी, अवरोध आ रहे थे। किसी भी लैंग्वेज में आप कह सकते हो, मतलब सबका एक है। ठीक है, तो उसके सामने बहुत सारे अवरोध आए, उसने उसके अवरोधों की चर्चा करी है। अब वो अवरोध कौन से हैं समझिए, कौन सी वो समस्या है जो उसकी नजर में बाधक है। तो सबसे पहला अवरोध थी भाषा। देखिए, भारत की जो भाषा है ना, वो इसके नजरिए से काफी भिन्न थी। यानी जो हमारी संस्कृत थी वो अरबी और फारसी से बहुत ज्यादा भिन्न थी, डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। इतनी अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर पाना, यानी उसका अनुवाद कर पाना आसान बात नहीं थी। तो सबसे पहली समस्या क्या आ रही थी उसको, भाषा की। क्योंकि भाई देखो, हालांकि अलबरूनी जो थी वो संस्कृत को भी जानता था, वो अरबी फारसी भी जानता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो उसको संस्कृत से अरबी और फारसी में ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि संस्कृत और अरबी और फारसी भाषा जो है बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो ये पहली समस्या आपको समझ में आई। आगे देखते हैं, सेकंड समस्या क्या थी, वो थी धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। अब देखिए, भारत के लोग जो थे वो, उनकी जो धार्मिक जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल अलग थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे ईश्वर को माना जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के देवताओं को पूजा जाता है, और देवताओं को पूजने का तरीका भी अलग है सबका। तो इसलिए उसने कहा कि यहाँ की जो धार्मिक अवस्था है, यहाँ की जो प्रथा है वो काफी डिफरेंट है। कहाँ से डिफरेंट है, उसके वहां पे जो प्रथाएं होती थी उसकी प्रथाओं से। तो सेकंड समझ गया, समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वो है अभिमान। ठीक है, लोगों में अभिमान था। नेक्स्ट है कि यहाँ रोचक बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी जो था वो पूरी तरीके से ब्राह्मण के द्वारा जो रचित कृतियां थी, ग्रंथ था, उस पर ही आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए क्या किया, वेदों को पढ़ा, वेदों का अध्ययन किया, उसने पुराणों को पढ़ा। ठीक है, भगवत गीता जो थी, श्रीमद् भागवत गीता, उसको पढ़ा। पतंजलि की जो रचित कृतियां हैं उसको पढ़ा। मनुस्मृति के अंश जो थे उसको पढ़ा। यानी उसने भारतीय ग्रंथों को, ब्राह्मणीय ग्रंथों को पढ़ा, समझा। इस तरीके से उसने भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया। अब बात करते हैं अल बरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था को समझिए। देखिए, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट के जाना। देखिए, अल बिरूनी जो है उसने अन्य समुदायों से तुलना के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। अब आप ये सोचोगे कि केवल भारत में ही जाति व्यवस्था होती है या अन्य जगहों पे नहीं होती, तो आप गलत समझते हो। देखिए, अल बिरूनी क्या कहता है समझिए। अल बिरूनी ने क्या कहा कि जिस तरीके से भारत में जाति व्यवस्था है ना, ऐसे ही जो प्राचीन फारस था, वहां पे भी समाज जो था वर्गों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में समाज बटा था। जैसे कि घुड़सवार और शासक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित जो हो जाते हैं, अनुष्ठानिक पुरोहित या चिकित्सक, इनका एक वर्ग हो जाता है। खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिकों का एक वर्ग है। किसान और शिल्पकार का एक अलग वर्ग है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि जो फारस था वहां पे भी समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार से भारत में 4 वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था थी, इसी तरीके से समाज वहां पे भी बटा हुआ था, वहां पे भी अलग अलग वर्ण थे। तो वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग जो है केवल भारत में नहीं है, भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस वो दुनिया के दूसरे देशों में भी है, वो ये बताना चाहता था। इसके साथ साथ उसने ये भी दर्शाया कि इस्लाम जो है यहाँ पे सभी लोगों को समान माना जाता था, और इस उनमें भिन्नताएं जो थी वो केवल धार्मिकता पालन की थी। यानी अपने जो धर्म का पालन है वो अलग तरीके से कर सकते हैं, इसमें भिन्नता थी, लेकिन यहाँ पे समान माना जाता था सभी को। जाति व्यवस्था वहां पे नहीं थी, ऐसा ये बताना चाह रहा है। फिर क्या कहता है कि जाति व्यवस्था के संबंध में जो ब्राह्मणवादी व्याख्या है उसको मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार करा। समझिए, देखिए क्या था, भारत में जाति व्यवस्था थी, इस जाति व्यवस्था को किसने देखा, अल बिरूनी ने देखा। तो अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था को तो माना, क्योंकि भाई सब जगह हर देश में ऐसा ही था, कहीं ना कहीं व्यवस्था होती थी। लेकिन उसने जो ब्राह्मणों की जो अपवित्रता वाली अवधारणा है ना, उसको मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि देखिए, क्या था व्यवस्था भारत में, कुछ जाति ऐसी थी जिसको उच्च माना जाता था, जिसको समाज में बहुत सम्मान था। तो कुछ जाति ऐसी थी जिसको निम्न माना जाता था, यानी जिसको नीची जाति कहा जाता था, उसका समाज में एक तरह से बहिष्कार होता था, उसके साथ भेदभाव होता था। ठीक है, इस तरीके से उसका अपवित्र माना जाता था, और इसी अपवित्रता को जो अल बरूनी था उसने स्वीकार नहीं करा। ठीक है, अल बिरूनी ने क्या लिखा ये समझिए, ये पेपर में आई हुई लाइनें हैं, इसलिए आपको याद रखना है। देखिए, अल बिरूनी क्या कहता है, अल बिरूनी कहता है कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है
वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति में, यानी जब वो पहले पवित्र थी, दोबारा से आने का प्रयास करती है और सफल होती है। यानी कि कोई भी चीज अगर अपवित्र हो गई है तो वापस से वो पवित्र होने का प्रयास करेगी और उसमें सफल भी हो जाएगी। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देता है अलबरूनी, कहता है कि सूर्य जो है वो हवा को स्वच्छ करता है, साफ करता है। समुद्र में जो नमक होता है वो पानी को गंदा होने से बचा लेता है। अलबरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता ना तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। अगर इतनी ही ये चीजें होती तो ऐसे जीवन ही नहीं हो पाता पृथ्वी में। ठीक है। इसके अनुसार जाति में जो अपवित्रता है ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, इसको उसने नहीं माना है। समझ गए हो क्या कहने का मतलब है? क्योंकि यहाँ पे जो छुआछूत वाला जो भेदभाव था, जो ऊंची और नीची जाति वाला भेदभाव था, इस चीज को अलबिरूनी ने नहीं माना। उसने ये अपवित्रता के कॉन्सेप्ट को नहीं माना, उसने उसको समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल भी दिया है कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो पवित्र होने का प्रयास करती है और सफल हो जाती है। सूर्य हवा को साफ कर देता है, ठीक है। समुद्र में जो नमक वाला पानी है वो पानी को गंदा होने से बचा देता है। तो ये एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपवित्रता जो है वो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको अल बुरूनी के सारे टॉपिक एक बार में करा दिए। एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे ये टॉपिक मिलेंगे आपको। अब बात करेंगे इब्न बतूता पे। ये 14वीं शताब्दी में आया था, मोरक्को की तरफ से आया था, ठीक है। और इसका जो यात्रा वृतांत है वो रेहला के नाम से जाना जाता है, यानी इसकी जो बुक है वो रेहला के नाम से जानी जाती है। इसका जन्म मोरक्को के तेंजियर में हुआ था, एक सम्मानित परिवार में। इसके जो माता पिता थे वो एजुकेटेड थे, अच्छे परिवार में इसका जन्म हुआ था। और इब्न बतूता ने बहुत कम उम्र में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली थी, ठीक है। अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति ये भी था। इब्न बतूता का जो परिवार था वो इस्लामिक जो कानून होते थे उसका जानकार था। अब देखिए इसने बहुत सारी यात्राएं करी है, बहुत सारी। ये मक्का गया, ये सीरिया गया, इराक गया, फारस गया, ओमान गया, भारत आया, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, चाइना तक ये गया था। आप सोचो इतने सारे देशों की उसने यात्राएं करी हैं, वो भी उस समय में जिस समय यात्रा करना बहुत कठिन माना जाता था, ठीक है। तो ये एक हठीला और जिद्दी यात्री था। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था। और ये भारत कैसे आया इसको समझते हैं। पेपर में आपके क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इसको हठीला और जिद्दी यात्री क्यों कहा जाता है। अब आप जब देखोगे इतनी सारी यात्राएं करी है तो जाहिर सी बात है जिद्दी यात्री रहा ही होगा। समझते हैं इसकी क्या इसकी विचारधारा थी। देखिए इसने किताब लिखी थी जिसको रेहला के नाम से जानते हैं। इब्न बतूता एक हठीला और जिद्दी यात्री था। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी उसको रेहला के नाम से जानते हैं। इसने अरबी भाषा में ये लिखी थी। और इब्न बतूता जो था इसके वृतांतों में हमें बहुत से इंटरेस्टिंग जानकारियां किस्से सुनने को मिलते हैं। इब्न बतूता को यात्राओं का शौक बहुत ज्यादा था। अब सबसे ज्यादा जो उसको यात्रा का शौक था उसके पीछे कारण क्या है ये समझिए। देखिए ये नई नई जगह पे जाना पसंद करता था और नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद करता था, उसके बारे में लिखना पसंद करता था। इसका जो सबसे मेन जो इसका मानना था, इसकी विचारधारा थी वो ये थी कि ये किताबी ज्ञान पे ज्यादा फोकस नहीं करता था। ये किताबी ज्ञान से ज्यादा अच्छा क्या मानता था, यात्राओं से मिला हुआ ज्ञान। यानी कि एक हम जैसे मान लो हमने ताजमहल के बारे में किताब में पढ़ लिया, एक तो ये हो गया हमने किताब में ताजमहल के बारे में पढ़ लिया। एक दूसरा ये हो गया कि हम ताजमहल में गए और हमने ताजमहल को देखा अपनी आंखों से, फिर हमने उसको समझा। तो एक ये दूसरा है। तो ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को मानता था। ये किताब से ज्ञान प्राप्त करने से ज्यादा अच्छा वहां पर जाकर घूमकर देखकर, यानी यात्राओं से मिली हुई एक्सपीरियंस नॉलेज के बेस पे लिखना ज्यादा पसंद करता था। भारत आने से पहले इसने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान, ठीक है, यहाँ की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर ये 1333 में सिंध पहुंचा था, वो भी स्थल वाले रास्ते से पहुंचा था। इसने क्या किया, दिल्ली के सुल्तान जो था उस समय में मोहम्मद बिन तुगलक, इसने उसके बारे में बहुत सुना था। तो सुल्तान के बारे में सुना था इसलिए उससे मिलना चाहता था और ये दिल्ली की तरफ आया। इब्न बतूता के बारे में जब उसको सुल्तान को पता लगा तो वो उससे बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने उसको दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया कि आओ भाई न्यायाधीश बना देते हैं तुम्हें सीधा। इब्न बतूता न्यायाधीश के पद पे रहा बहुत सालों तक। लेकिन इब्न बतूता और सुल्तान के बीच में कुछ अनबन हो गई, यानी इसने विश्वास खो दिया। तो ऐसे में सुल्तान ने गुस्से में आकर इसको जेल में डाल दिया। कुछ समय के बाद सुल्तान और इसके बीच में जो गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर हो गई। फिर उसने राजकीय सेवा करने का मौका मिला और दूत के रूप में, ठीक है, उसको चीन भी भेजा उसने। यानी कि उसको जब गलत फहमी दूर हुई तो वापस से उसने उसको काम पे रख लिया और चाइना में दूत बनाकर भेजा अपना। इब्न बतूता को बहुत बार
उसकी यात्रा के दौरान लूटा गया। क्योंकि देखिए उस समय में समस्या क्या थी, यात्रा करना कठिन था। जब यात्री यात्रा करने जाते थे तो लुटेरे जो होते थे रास्ते में लूट लेते थे उनको, कई बार तो जान से मार देते थे, ठीक है, ऐसा होता था। परंतु फिर भी वह यात्रा करता रहा क्योंकि वो जिद्दी यात्री था, लुट गया पिट गया, लेकिन फिर भी वो यात्रा करनी उसने नहीं छोड़ी। इब्न बतूता के द्वारा शहरों का वर्णन, इब्न बतूता ने कैसे शहरों का वर्णन किया है इसको समझते हैं। अगला टॉपिक है फ्रांसुआ बर्नियर, ठीक है। ये फ्रांस का रहने वाला था और 17वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। फ्रांसुआ बर्नियर जो था ये एक तरह से ये चिकित्सक भी था, ये इसको डॉक्टरी भी आती थी, चिकित्सक भी था, ये एक राजनीतिक भी था, एक हिस्टोरियन यानी इतिहासकार भी था, और एक फिलोसफर यानी कि दार्शनिक भी था। इसने एक बुक लिखी है, उसका नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अब देखो इसके बारे में समझते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फ्रांसुआ बर्नियर जो भारत आया था, ये मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था ताकि इसको कोई अच्छा काम मिल जाए। 1656 से लेकर 1668 तक 12 साल तक ये भारत में रहा। फ्रांसुआ बर्नियर जो था मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। सम्राट शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा सिको, इसके यहाँ पे ये चिकित्सक के रूप में काम करता था। बाद में ये मुगल दरबार में एक अर्मीनियाई अमीर जो था उसके साथ एक बुद्धिजीवी के रूप में और एक वैज्ञानिक के रूप में काम करता रहा, उसके साथ में रहा। और इसने भारत में इतने समय तक रहकर भारत को समझा, और भारत के बारे में इसने अपने ग्रंथ जो है इसका ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर उसमें विस्तार से लिखा है, ठीक है। अब इसकी एक कमी थी, कमी क्या थी, देखिए ये जो भी देखता था ना वो लिखता था और उसकी तुलना कर देता था पश्चिम से। अब देखिए ये फ्रांस का रहने वाला है, फ्रांस को हम बोलते हैं पश्चिम, पश्चिमी देशों में आता है ना, पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री में आता है फ्रांस, यूरोप में आता है। तो यूरोप के जो देश है वो पश्चिमी देश माने जाते हैं, और भारत जो है एक तरह से इसके लिए तो ये पूर्वी हो जाएगा। तो जब जो भी ये भारत में देखता था उसकी तुलना कर देता था पश्चिमी देशों से, यानी ये पूर्व की तुलना करता था पश्चिम से। समझते हैं कैसे, देखिए फ्रांसुआ बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और विवरण लिखा, और वो भारत में जो भी देखता उसकी तुलना करता यूरोप की स्थितियों से। यानी भारत, देखो भारत और यूरोप को की अगर हम तुलना करें तो यूरोप जो है वो ज्यादा डेवलप है भारत से, ठीक है। वहां पे औद्योगिक क्रांति पहले आई, वहां पे विकास पहले हुआ, यूरोप जो बहुत ज्यादा डेवलप है। अब ऐसे में भारत उतना डेवलप नहीं था। जब ये एक डेवलप कंट्री की तुलना एक डेवलपिंग कंट्री से या फिर एक ऐसे देश से जो डेवलप नहीं हो रखा है उससे उसकी तुलना करे ये, तो आप सोचो क्या होगा। जाहिर सी बात है वो निम्न लगेगा, तो ये ऐसे ही करता था। बर्नियर ने मुगल कालीन जो भारत थी उसकी तुलना उस समय के यूरोप से कर दी, ठीक है, यूरोप को श्रेष्ठ बताया। अब जाहिर सी बात है तुम एक ऐसे देश की जो ज्यादा विकसित नहीं है और एक ऐसा देश जो बहुत ज्यादा विकसित है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो जाहिर सी बात है जो विकसित है वो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। तो इसने उसको श्रेष्ठ बताया। उसने भारत में जो भिन्नताएं महसूस करी उसके बारे में उसने बिल्कुल क्रम से लिखा, और पश्चिमी दुनिया के सामने भारत जैसे देश को निम्न कोटि का बताया। यानी बिल्कुल ऐसा दिखाया कि जैसे भारत बिल्कुल कुछ भी नहीं है भारत में, ठीक है, बिल्कुल डेवलपमेंट है ही नहीं। बर्नियर के लेखन को समझते हैं। बर्नियर ने अपनी जो कृति थी, जो उसकी रचना थी, जो उसकी किताब थी, वो फ्रांस के शासक थे लुई 14, इनको समर्पित करी। बर्नियर का काम जो था वो फ्रांस में 1670-71 में छपा था, प्रकाशित हुआ था, पब्लिश किया गया था। अगले 5 साल के अंदर ही इसको अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, पहले फ्रांसीसी भाषा में था, फ्रेंच में था, फिर अंग्रेजी में, फिर डच में, फिर जर्मन में, फिर इटालियन जो इतावली भाषा होती है उसमें उसका ट्रांसलेशन कर दिया। यानी इसकी जो पुस्तक है उसका ट्रांसलेशन जो है वो अगले 5 साल में अलग अलग भाषाओं में हो गया। 1670 से 1725 के बीच में उसका वृतांत जो था वो फ्रांसीसी में यानी फ्रेंच लैंग्वेज में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था, और 1684 में 3 बार अंग्रेजी में दोबारा से छापा जा चुका था। बर्नियर का जो ग्रंथ था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था भारत के बारे में, जो मुगलों के इतिहास को एक वैश्विक ढांचे में स्थापित कर रहा था। अब समझिए इससे, अब ये भारत के इतिहास को भारत के बारे में लिख रहा है, और इसको पढ़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्री के लोग यानी यूरोपियन लोग। तो यूरोपियन लोग जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उनको क्या पता लगेगा, उनको ये लगेगा कि भारत जो है वो कितना वहां पे अव्यवस्था है, कितना वहां पे बेकार सिस्टम है, ऐसा ही उनको लगता था, क्योंकि ये उसको हमेशा निम्न दिखाता था, ठीक है। आगे देखिए फ्रांसुआ बर्नियर का भूमि स्वामित्व पर प्रश्न, ये भू स्वामित्व को अच्छा नहीं मानता था। समझते हैं, देखिए बर्नियर कहता है कि भारत और यूरोप के बीच में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि भारत में जो है निजी भूस्वामित्व का अभाव है, यानी भारत में निजी भूस्वामित्व नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बर्नियर भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था।
ठीक है, बर्नियर जो है भूमि पर निजी स्वामित्व को बेहतर मानता था। वो कहता था कि जो भूमि पे अगर किसी का निजी अधिकार होगा, किसी की पर्सनल भूमि होगी, तो उसमें उसका कृषि करने में इंटरेस्ट होगा, अपने परिवार को आगे दे सकता है, तो जाहिर सी बात है उसका उसमें इंटरेस्ट होगा। लेकिन भारत में तो निजी स्वामित्व का अभाव था, तो उसने भूमि पर राज्य का जो स्वामित्व है, यानी उसको लगता था कि राज्य का स्वामित्व है, उसको उसने राज्य के लिए भी खतरनाक बता दिया और राज्य के निवासियों के लिए भी खतरनाक, दोनों के लिए बेकार बताया। उसको लगता था कि मुगल साम्राज्य में सम्राट जो है वो सारी भूमि का स्वामी है, और जो इन भूमियों को अपने अमीर लोगों के बीच में बांट देता है। इससे अर्थव्यवस्था जो है, समाज अर्थव्यवस्था पे और समाज पे दोनों पे इसके गलत प्रभाव पड़ते हैं। बर्नियर का मानना था कि राजकीय भूस्वामित्व के कारण जो भूधारक है, यानी जो भूमि जिसके पास है, वो अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका एक्चुअल मालिक तो है नहीं। इसलिए उसका उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में और उसको बढ़ाने में, ठीक है, उसमें निवेश करने में उदासीन रहेगा। अब आप सोचो, आपके पास एक जमीन दे दी जाए, आपको बोला जाए उसमें खेती करो, लेकिन वो आप उस जमीन के मालिक नहीं हो, ठीक है, आप उस जमीन को अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते हो, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप उस तरीके से उसमें काम नहीं करोगे जिस तरीके से अगर वो जमीन आपकी हुई तो आप काम करोगे। तो यही ये बताना चाह रहा था कि निजी भूमि नहीं होती थी, तो जो लोग थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते थे, ज्यादा काम चलाऊ काम करते थे। निजी भू स्वामित्व के अभाव में बेहतर जो भूधारक वर्ग था, उसके उदय को भी रोका, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री थी वहां पे निजी भूमि होती थी, तो वहां पे भूधारक होते थे जिनके पास बहुत सारी भूमि होती थी, उसको खरीदते थे, उसको बेचते थे, ये एक बिजनेस भी होता था। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम है ही नहीं, तो उसको ये चीज सही नहीं लगती थी। इसने कहा कि कृषि के रख रखाव और बेहतरी के प्रति सजग सचेत हो, इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का उत्पीड़न, समाज के सभी वर्गों का जीवन का पतन हो रहा था, सिवाय शासक वर्ग। अब समझिए, इसका कहने का मतलब है शासक वर्ग जमीन का मालिक है, उसका तो फायदा ही फायदा है, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है। इसी के कारण क्या है, समाज का जो है एक तरह से विनाश हो रहा है, किसानों का भी उत्पीड़न हो रहा है, जबरन उनसे खेती कराई जा रही है, उस पर उसका कोई हक तो है नहीं, समाज के सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये बताया गया है। बर्नियर ने भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का समूह बता दिया, यानी वो कहता था कि भारत के जो लोग थे वो गरीब लोग थे, गरीबों लोगों का समूह था भारत का समाज। और ये ऐसे समूह का अधीन थे जो अल्पसंख्यक था। ठीक है, किसके गुलाम थे भारत के लोग? मुगलों के गुलाम थे, और मुगल जो थे अल्पसंख्यक थे, यानी संख्या में बहुत कम थे, लेकिन इसने बड़ी जनसंख्या को गुलाम बना रखा था। बर्नियर ने बताया कि भारत में दो समूह थे, एक तो था अमीर और एक था गरीब। मध्य की स्थिति यहाँ पे नहीं थी, या तो यहाँ पे जो अमीर लोग थे वो अमीर थे और जो गरीब थे वो बहुत गरीब थे। यहाँ पे मिडिल क्लास नहीं था कि जो ज्यादा अमीर भी ना हो ज्यादा गरीब भी ना हो, ऐसा कोई वर्ग ही नहीं होता था। आगे देखिए, बर्नियर का मुगल साम्राज्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इसको समझते हैं। बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा जिसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। यानी बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को यह कहा कि मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जिसका राजा जो है वो भिखारियों का राजा है। ठीक है, भिखारियों का और क्रूर लोगों का राजा है। इस तरीके से उसने भारत को दिखाया। आप सोचो कि भारत को कितना निचले स्तर पे लाके दिखा रहा था। इसके शहर जो है और नगर जो है वो विनष्ट हैं, खराब हैं, यहाँ की हवा दूषित है, यहाँ पे खेत झाड़ीदार हैं, यहाँ पे दलदल से भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ के खेत वगैरह जो है, यहाँ पे इसका एक ही कारण था, ये सब विनाश होने का एक ही कारण था, राजकीय भू स्वामित्व, यानी राजा के हाथ में भूमि का स्वामित्व है, इसलिए ऐसी कंडीशन है। अगर राजा के हाथ में ना होके निजी स्वामित्व होता तो यहाँ पे सब कुछ सही होता। ठीक है, अब हैरानी की बात यह है कि एक भी सरकारी डॉक्यूमेंट जो है ऐसा नहीं बताता कि राज्य जो है वो भूमि का इकलौता स्वामी था, केवल इसके डॉक्यूमेंट से ही पता लगा है। अगला टॉपिक है बर्नियर का मुगल साम्राज्य के नगरों के प्रति क्या नजरिया। बर्नियर जो था वो मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था। उसका मतलब ये था कि उन नगरों से था, उसका मतलब जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पे निर्भर होते थे। ठीक है, यानी कि ये इसने भारतीय जो शहर थे उसको शिविर नगर कह दिया। शिविर नगर क्यों? क्योंकि राजा पर ही सारे शहर हमारे निर्भर हैं, इसीलिए इसको शिविर के रूप में कहा है। उसका विश्वास था कि यह राजकीय दरबार के आगमन के साथ आए, जैसे ही मतलब मुगल साम्राज्य आया ऐसे ही ये नगर बने हैं। अगर ये राजा कहीं चला जाए तो ये नगर भी तेजी से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा उसका मानना था। आगे बर्नियर लिखता है कि सभी प्रकार के नगर यहाँ पे अस्तित्व में थे। यहाँ पे उत्पादन केंद्र भी थे, यहाँ पे व्यापारिक नगर भी थे जहाँ पे खूब व्यापार होता था, यहाँ पे बंदरगाह नगर भी थे जहाँ से समुद्री जहाजों का आना जाना होता था, यहाँ पे धार्मिक केंद्र भी थे जो धर्म से रिलेटेड थे, यहाँ पे तीर्थ स्थल भी थे, हर तरह के नगर यहाँ पे थे। उसने बताया व्यापारी जो थे वो अक्सर मजबूत सामुदायिक
और बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे, ठीक है, मजबूत होते थे, पैसे वाले भी होते थे, और अपनी जाति और अपनी व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से एक दूसरे से संगठित रहते थे, जुड़े हुए रहते थे, ठीक है, मजबूत होते थे। भारतीय अगर भारत को देखें तो पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता है, ठीक है, जो व्यापारी लोग होते थे इनको महाजन कहा जाता था। इनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में अगर हम देखें तो वहां पे व्यवसायिक वर्ग था, जैसे कि वहां पे चिकित्सक लोग भी होते थे, टीचर भी होते थे, वकील वगैरह भी होते थे, ठीक है, चित्रकार भी होते थे, पेंटर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, सुलेखक हो गए, सुलेख लिखने वाले, ठीक है, ये सारे हर तरह के लोग यहाँ पे होते थे। अब एक लास्ट टॉपिक है बर्नियर का सती प्रथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है आपके पेपर में। देखिए, बर्नियर क्या था, एक बार लाहौर गया तो उसने लिखा, लाहौर में कहता है कि मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को, एक विधवा लड़की थी, उसको मैंने देखा जिसकी उम्र होगी 12 साल, उससे ज्यादा नहीं होगी, उसकी बलि होते हुए देखा। उसने कहा कि ये भयानक नर्क था, ठीक है, एक छोटी बच्ची थी 12 साल की, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसके पति को जलाया जा रहा था। तो ऐसे में क्या किया गया, उस लड़की को भी ले गए वहां पे, उसको लकड़ियों में बांध दिया, ठीक है, ताकि वो भाग ना पाए। वो बुरी तरीके से कांप रही थी, रो रही थी, डरी हुई थी, और लोगों ने मिलकर उसको क्या करा, मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया। सती प्रथा के बारे में बता रहे हैं। कहता है कि मैं अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था, कहीं ना कहीं उसके मन में क्रोध था लेकिन उसको रोक पाने में असमर्थ हुआ। तो ये बताया गया। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है, और सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए। जो टॉपिक कराए इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, और सारे मेन टॉपिक कराए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।